Hello everyone, I am Mahant Kumar Sahni. Now I am going to teach a physics of class 11. तो जैसा कि पिछले वीडियोज में पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे 2 मार्क्स वाले, तो उसी को और कंटिन्यू करते हुए और जो है नए क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना है। तो चलिए हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस। तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज देयर एग्जिस्टेड अ प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो है कि प्लैनेट है, तो वो अगर सन के अराउंड में जा रहा है तो जो अर्थ की स्पीड है उसका जस्ट वहाँ पे डबल हो जा रहा है। तो उसका जो है कि रेडियस ऑफ रोटेशंस क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मान लिया कि एक जो सैटेलाइट्स है वो अर्थ के अराउंड में जब है तो वो अर्थ के अराउंड में है तो उसकी स्पीड अलग है, लेकिन अगर वो सन के अराउंड में जा रहा है तो जो उसका रेडियस ऑफ रोटेशन है वो कुछ होगा। तो वो ये कह रहा है कि जो अर्थ की स्पीड है उससे जस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा जो है कि सन का जो है कि जो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड उसकी वेलोसिटी हो जा रही है। तो अगर यहाँ पे हम मान लें कि जो टाइम पीरियड जो अर्थ का है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे मान लें कि 1 ईयर है, तो जब ये प्लैनेट सन के अराउंड जाएगा तो जब उसकी वेलोसिटी जो है कि वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट जो है वो 2 टाइम्स हो जा रहा है वेलोसिटी ऑफ अर्थ। यानी अर्थ जो है 1 साल में अगर जो है कि सन के अराउंड जो है कि चक्कर लगाता है, 1 साल में कंप्लीट करता है, तो जो है ये प्लैनेट जब डबल स्पीड से चलेगा तो जो है कि इस प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होगा वो अर्थ के टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1/2। अब अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ की बात करते हैं according to केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आप जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है
टाइम पीरियड टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यू के। तो यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड प्लैनेट का अगर लिखें और इसका स्क्वायर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर पी का क्यू का। यहाँ पे जो है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं कि आर है। तो ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे बन गया 1। सिमिलरली अगर टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का यूज करें तो यहाँ पे जो होगा रेडियस ऑफ अर्थ के लिए जो होगा रिवॉल्यूशन वो होगा आर ई क्यू। यानी आर ई क्या है? रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो इसको जो है कि इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ हमें ये बताना है कि जो है कि ऑर्बिटल साइज क्या होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ रोटेशन कितना होगा, ये बताना हमें। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करें। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा और दोनों में ही कांस्टेंट आएगा तो वो कट जाता है। तो क्या बनेगा? टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल टू द पावर 3। अब इसको अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे टीपी बाई टीई की जो वैल्यू है 1/2 है और 1/2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आर पी बाई आर ई का होल क्यूब बच जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 1/4, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 और इसके पावर इधर हो जाएगा 1/3 और इक्वल टू आर पी डिवाइडेड बाई आर ई। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? आर पी इज इक्वल टू 1/4 का मतलब 0.25 के पावर 1/3 का मतलब 0.333 और टाइम्स रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे 0.25 टू द पावर 0.33 तो ये वैल्यू जो है कि अपने पास आ जाएगी 0.63 टाइम्स रेडियस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब जो स्पीड है जो प्लैनेट का वो जब डबल हो रहा है तो उसका रेडियस ऑफ रोटेशन भी जो है कि कम हो जा रहा है एज कंपेयर टू अर्थ। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM on a straight line path. The amplitude of the oscillation is 2 centimeter. एम्पलीट्यूड जो है इसका दे रखा है A इज इक्वल टू
2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे कह रहा है जब y की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, जबकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है एम्पलीट्यूड कहलाता है, तो y जो मैक्सिमम है वो 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द इट्स वेलोसिटी, यानी जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट दिस लोकेशन एट y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जब डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो रहा है तो वहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो आपकी इक्वल हो जा रही है। तो फिर कह रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द SHM। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें निकालना है कि v मैक्स कितना होगा, दूसरा a मैक्स कितना होगा, और इसमें टाइम पीरियड कितना होगा इसका। तो चलिए हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। कह रहा है कि जब y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब जो है कि ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस यहाँ पे नहीं लेंगे, इक्वल टू वेलोसिटी जो होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब ये इक्वल हो रहा है तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पावर इससे कट जाएगा, और y की वैल्यू कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं क्योंकि सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे एक ओमेगा बचा है तो इंटू ओमेगा इंटू 1, और एम्पलीट्यूड दिया है 2 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 1 का स्क्वायर। इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, और 4 माइनस 1 रूट में 3। अब ये जो रूट में 3 है ये रेडियन पर सेकेंड है, ओमेगा की वैल्यू आ गई। और जब ओमेगा की वैल्यू आ गई तो क्या हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, या हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है रूट में 3। तो ये आपका जो है कि यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया, यहाँ पे ये टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी। तो हम जानते हैं ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ पे हम जानते हैं v मैक्स जो होता है ये होता है a इंटू ओमेगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और ओमेगा की वैल्यू अपने पास में आ गई रूट में 3। तो कितना हो जाएगा 2√3, और सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका v मैक्स। तीसरा यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम की बात करें तो एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू है √3, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर जब यहाँ पे पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 3,
और एम्पलीट्यूड कितना है 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो इस तरह से तीनों चीज़ें ये सॉल्व हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी v, डेंसिटी rho एंड फ्रीक्वेंसी nu एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखिए कि इसमें दो टर्म्स हैं, एक तो ये लीनियर मोमेंटम p है और एक ये सरफेस टेंशन t है। दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला डेवलप करना है। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट की जब हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, k टाइम्स, ये कि कोई कांस्टेंट है, और वेलोसिटी के पावर a, डेंसिटी के पावर b और फ्रीक्वेंसी के पावर c पे डिपेंड कर रहा है। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। अब हम जानते हैं मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से मोमेंटम का जो है डायमेंशन हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। मास का होता है m और वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1। इधर से k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा l t माइनस 1 टू द पावर a। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास डिवाइडेड वॉल्यूम को क्या होगा, मास का लिख देंगे m और वॉल्यूम का होता है L3 और ऊपर आएगा तो -3 और इसके पावर हमने लिख दिया b। और फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, तो इसका मतलब है t टू द पावर -1 टू द पावर c। अब यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे m को एक साथ, l को एक साथ। तो यहाँ पे तो कोई फर्स्ट टर्म में m है नहीं, एक ही m है, तो m टू द पावर यहाँ पे लिख देंगे इसको b, क्योंकि m के पावर b है। अब l जो है दो जगह है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। यहाँ l पे a पावर आएगा, यानी a पावर आ गया, और यहाँ l पे -3 भी आएगा, तो -3b। और t पे जो है यहाँ पे एक t यहाँ पे है और एक t यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो t है वो -a है और यहाँ पे जो t है वो -c है। अब दोनों साइड जो है हम m के पावर 1 है, l के पावर 1 है और t के पावर -1 है, इनके को पावर्स को हम मतलब कंपेयर करेंगे। तो इधर m के पावर b है तो यार 1 है, तो b = कितना हो जाएगा 1। इधर l के पावर a-3 भी है, इधर 1 है, तो a-3b = हो जाएगा 1 और b की वैल्यू 1 है, तो a = 3 + 1, इधर जाके 3 हो जाएगा और ये मिलके जो है 4 बन जाएगा। और t के जो कोफिशिएंट्स हैं ऊपर पावर हैं, तो -a यहाँ पे -a -c = इधर t पे -1 है। a की वैल्यू जब रख देते हैं -4 और उसको इधर ले जाते हैं
तो ये पॉजिटिव सी बन जाएगा, और ये माइनस इधर आता है तो प्लस में 1 बन जाएगा। तो सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है -3। अब इन ए बी सी तीनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो जो मोमेंटम है वो आ जाएगा k टाइम्स वेलोसिटी टू द पावर ए का मतलब हुआ 4, और डेंसिटी टू द पावर b, और b का मतलब यहाँ पे निकल चुका है आपका 1, और फ्रीक्वेंसी के पावर c, और c की वैल्यू निकल चुकी है अपने पास -3। तो ये जो है कि आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। दूसरा, अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन को सिमिलरली हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन है, यहाँ पे देखना जो टी डायमेंशन भी लिख रहे हैं और टी सरफेस टेंशन भी लिख रहे हैं, तो सरफेस टेंशन को टी से जो है कि हम ना लिख करके यहाँ पे कुछ और लिख दें। यहाँ पे सरफेस टेंशन को सिग्मा से लिख दे रहा है, यानी सरफेस टेंशन सिग्मा है, तो सिग्मा से ही यूज कर लेते हैं इसको। तो चलिए सिग्मा से लिखते हैं। तो सरफेस टेंशन को अगर हम सिग्मा से यहाँ पे लिख रहे हैं तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं k टाइम्स और सेम b टू द पावर a, डेंसिटी टू द पावर b एंड फ्रीक्वेंसी टू द पावर c। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 2। अब देखना जो डायमेंशन हमने यहाँ पे लिखा है वही डायमेंशन हम लोग जो है कि यहाँ पे भी लिखे हैं, और यहाँ पे जो है वो डायमेंशन किसके बराबर आया है, ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मोमेंटम को कंपैरिजन किया था यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें सरफेस टेंशन को कंपेयर करना है। तो अब देखेंगे कि सरफेस टेंशन जो होता है सिग्मा, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की डायमेंशन ml t पे -2, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे L, तो L से L कट गया तो बचा कितना, m t टू द पावर -2। अब इसको हम इस से जो है कंपेयर कर देंगे, क्योंकि सेम वही चीज़ें हम लोगों ने ऊपर डायमेंशन में निकाला है, तो हम लिख सकते हैं इधर m, l नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, और t पे -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे m टू द पावर b और l टू द पावर a -3b और t टू द पावर -a -c। अब जब हम कंपेयर करेंगे इनको तो इधर m के पावर b है ये, और इधर m के पावर 1 है, तो b इज इक्वल टू आ गया 1। अब देखेंगे l का पावर कंपेयर करेंगे तो l पे इधर 0 है और a -3 है, तो a -3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स b, और b की वैल्यू रख दिया 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पे t का पावर a c है, यानी -a और -c है, और इज इक्वल टू उधर -2 है, तो a की वैल्यू हम जब यहाँ पे 3 रख देंगे और c को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस इधर है तो उधर जाकर प्लस, और ये -2 इधर आकर के बन जाएगा प्लस, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1। अब इन a b c की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो जब इक्वेशन 2 में रखेंगे इस b, a और c की वैल्यू को, तो जो सरफेस टेंशन सिग्मा आ जाएगा, ये आ जाएगा k टाइम्स वेलोसिटी टू द पावर a
3, डेंसिटी टू द पावर b 1 और फ्रीक्वेंसी टू द पावर c, तो c की वैल्यू है कितनी -1। तो ये जो है आपका सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ v, डेंसिटी एंड रो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल। वेल का मतलब होता है एक कुएं में जो है कि एक स्टोन ड्रॉप किया जा रहा है एंड इट्स स्प्लैश इज हियर्ड एट द माउथ ऑफ द वेल आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1.45 सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द वेल गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वेलोसिटी है ये साउंड की है। तो अब यहाँ पे आप समझेंगे कि एक जो है यहाँ पे कुआं है, एक कुआं है और इस तरह का इसमें जो है कि एक स्टोन को जो है यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है। ये एक स्टोन है। अब जब इस स्टोन को यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है तो ये जो है कि सबसे पहले नीचे जाएगा। यहाँ पे जो भी पानी वगैरह होगा उसमें जो है कि ये गिरेगा और पानी में जब गिरेगा तो इसकी स्प्लैशेस की जो आवाज़ है, ऊपर कोई ऑब्जर्वर है अगर और कान लगा करके सुन रहा है तो इसे सुनाई देगा। तो कह रहा है कि कितना इसका डेप्थ है, ये डेप्थ कितना है। तो अगर यहाँ से किसी स्टोन को जब हम ड्रॉप कर रहे हैं और h हाइट को अगर जो है कि ये कवर कर रहा है यहाँ पे, तो कितना जो है कि टाइम लगेगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम इसको लगा t1। फिर जब ये स्प्लैशेस यहाँ पे बनेंगे, जब इनकी आवाज़ जो है कि ऊपर की तरफ आएगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जब ऊपर इसके कानों तक सुनाई देगी तो यहाँ पे मान लिया उसका टाइम कितना है t2। टोटल टाइम इंटरवल दिया है 1.45 सेकेंड। तो देखा जब ऊपर से हम ड्रॉप करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। t1 इज इक्वल टू अंडर रूट में 2h अपॉन g, 2h अपॉन g। और जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जब आएगा और स्पीड ऑफ साउंड उसका जो है कि vs है, तो कितना हाइट है h, और इसको t2 टाइम से जब कवर करेगा तो यहाँ से t2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, t2 इज इक्वल टू h अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब यहाँ पे टोटल टाइम जो t है, t वो है t1 प्लस t2 और ये है 1.45 सेकेंड इज इक्वल टू t1 की वैल्यू रूट में 2h अपॉन g और प्लस t2 की वैल्यू कितनी है h अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, और वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है 332 मीटर पर सेकेंड। इस रूट वाले को यहीं रहने दें और इस चीज़ को इधर ले जाएं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.45 माइनस h अपॉन 332 मीटर पर सेकेंड। इधर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट से ये
बाहर निकल जाएगा और इसकी जी की वैल्यू रख देते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, इसमें 1.45 का स्क्वायर करेंगे तो आप लिखते चलना कैलकुलेट करके, तो 1.45 का स्क्वायर जो है आ रहा है 2.1025, यानी इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 2.1025। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 332 का स्क्वायर जब करेंगे 332 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 110 224, यानी आ जाएगा 110 224 और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab जब बात करेंगे तो 2 टाइम्स 1.45 इंटू ए, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 1.45 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 332, तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे 8.735 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टाइम्स h, और इज इक्वल टू इधर कितना हो गया 2h अपॉन 9.8। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसको h स्क्वायर h और ये h, इनमें h में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। जब इसको अरेंज करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.072 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 h स्क्वायर माइनस 0.213 टाइम्स h प्लस 2.1025 इज इक्वल टू 0। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हाँ, तो यहाँ से h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 9.87 मीटर, यानी जो कुएं का जो हाइट है, जो डेप्थ है वो है 9.87 मीटर। तो इस तरह से ये जो है कि आपके क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि अ रोप इज हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री। ये जो रोप है ये ट्री से हैंग कर रहा है। एज सोन इन फिगर बनानाज आर फास्टेन टू द हायर एंड ऑफ द रोप। यहाँ पे ये बनाना है, ये बनानाज है और ये हायर एंड पे जो है कि ये कनेक्ट है। एंड अ मंकी इज हैंगिंग अलोंग द रोप। अब ये जो मंकी है ये यहाँ पे लटका हुआ है। तो जब मंकी यहाँ पे लटका हुआ है तो अब उस पॉइंट पे ये जो है इक्विलिब्रियम पे होगा। तो कब होगा ये इक्विलिब्रियम में, तो वो देखते हैं आगे। कह रहा है लोअर एंड पे मंकी लटका हुआ है। कह रहा है द मंकी क्लाइम्स अलोंग द रोप विल इट बी एबल टू ईट द बनाना। यानी कह रहा है जब ये केबल पे चढ़ रहा है तो क्या ये बनाना को खा सकता है या नहीं। तो देखना क्वेश्चन ये है कि जब ये मंकी यहाँ पे लटका हुआ है ये और लटका है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जितना वेट इसका होगा उतना ही वेट इसका होगा। तो अब ये इक्विलिब्रियम पे है। अब जब ये मंकी यहाँ से जो है कि अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा,
मान लिया x डिस्टेंस ऊपर चढ़ रहा है, तो जितना ये ऊपर चढ़ेगा उतना ही ये भी जो है कि ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जितना डिस्टेंस ये मंकी ऊपर जाएगा उतना ही डिस्टेंस फिर से बनाना जो है कि ऊपर चला जाएगा। तो मंकी और बनाना के बीच में जो डिफरेंस है ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, जिससे कि जो मंकी है इस बनाना को नहीं खा पाएगा। तो मंकी बनाना को खा नहीं पाएगा, इसका ये रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम। ये सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो डेंसिटी दे रखा है वो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम को सबसे पहले केजी में बदलेंगे, तो 10 to the power -3 केजी हो जाएगा। और सेंटीमीटर जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10 to the power -2 मीटर हो जाएगा। और इसके पावर है -3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अब आप देखेंगे कि 13.6 इंटू 10 to the power -3 और इंटू 10 to the power -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 to the power 6 और केजी मीटर -3। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। अब 10 to the power 3 से जो है कि ये 10 to the power 3 कटेगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 13.6 इंटू 10 to the power 3 केजी पर मीटर क्यूब, या 13,600 केजी। इसको और क्या लिख सकते हैं 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये जो है कि एसआई यूनिट्स हो गई, एसआई यूनिट्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इज फ्रिक्शन अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है इस फोर्स के वजह से, इस फोर्स के वजह से जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो जो फोर्स है वो कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द path, यानी the amount of work is does not depend on the path, then the force is called conservative force। अब नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव में द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स इज डिपेंड ऑन द पाथ। तो आप जानते हैं जो फ्रिक्शन है ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, इस वजह से ये जो है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द पाथ, यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द friction is depend on the path, then the frictional force is called
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 23, कह रहा है कि एट अ पॉइंट एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज -5.12 into 10⁻⁷ जूल पर kg and the acceleration due to gravity is 6.4 meter per second square, assuming the mean radius of the earth to be 6400 kilometer, calculate the height of the point above the earth surface। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है कि यहाँ पे निकालना है कि कितना हाइट ऊपर ये जो है कि पॉइंट है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। मान लिया कि ये जो है अर्थ है और इस अर्थ का रेडियस आरी है, इस अर्थ का रेडियस जो है आरी है। तो जो है कि और यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे मास m है इसका और इस अर्थ का मास m ही है और रेडियस ऑफ अर्थ r ही है। अब इसके सेंटर से और ये जो है मान लिया जो ये डिस्टेंस है ये r है और इसके सेंटर से और ये अर्थ सरफेस का जो डिस्टेंस है ये h है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा है -5.12 into 10⁻⁷ जूल पर kg और यहीं पे जो g डैश की वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है यहाँ पे 6400 किलोमीटर। तो हाइट हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल जो होता है V इज इक्वल टू ये होता है -GmE/r। ये फार्मूला होता है पोटेंशियल का। पोटेंशियल एनर्जी अलग है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल खाली अलग है। इसमें m और जुड़ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अब ये तो फार्मूला है इसका। अब यहाँ से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालें कि इस h पॉइंट पे, तो जो है कि यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा हम ये जानते हैं कि जो g डैश है, g डैश की जो वैल्यू होता है वो होता है GmE/r, GmE/r। ये भी एक फार्मूला होता है GmE/r²। ये जी डैश का फार्मूला है। तो अगर हम ये देखें कि इन दोनों को डिवाइड कर दें, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, V/G डैश इज इक्वल टू -GmE/r
और डिवाइडेड बाई में जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाला टर्म तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसमें से एक आर भी कट जाएगा, तो जो बचेगा वो आर ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम वहाँ पे आर की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू जो बचेगी ये माइनस में बचेगी, क्योंकि अभी माइनस यहाँ साइन है माइनस जी एम में, तो ये बचेगा जो ये बचेगा माइनस में आर। तो माइनस में आर इज इक्वल टू बी की वैल्यू रखते हैं इधर -5.12 इंटू 10 टू द पावर 7 और डिवाइडेड बाई जी डैश की वैल्यू वहाँ पे कितनी है 6.4। तो माइनस से माइनस फिर से यहाँ से ये कट जाएगा। तो ये जो आर को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8000 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 8000 किलोमीटर। यानी ये जो आर की वैल्यू है 8000 किलोमीटर, ये कहाँ से है, इसके सेंटर से, ये सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। जबकि इस आर को और हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एच प्लस रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से h इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू स्मॉल r माइनस कैपिटल आर ई। तो r की वैल्यू है 8000 किलोमीटर और रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो जो बचेगा इसमें वो 1600 किलोमीटर बच जाएगा। तो ये है वो हाइट जहाँ पे उसकी पोटेंशियल जो होगा वो -5.12 इंटू 10⁻⁷ होगा और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉट बाय मिस्टेक ड्रॉप हिज फूड पैकेट फ्रॉम एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट orbiting around the earth. Will it reach the surface of the earth? Why? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये एक अर्थ है, इस अर्थ से कुछ हाइट पे एक जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अब मान लिया ये जो यहाँ पे वो सैटेलाइट्स है ये रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 से। तो कह रहा है अगर इससे यहाँ पे जो है कि फूड पैकेट को यहाँ पे छोड़ दिया ये इसने, तो क्या फूड पैकेट जो है कि यहाँ पे आपके अर्थ पे जाएंगे? तो ये जो फूड पैकेट हैं गलती से बाय मिस्टेक से इसने छोड़ दिया, तो फूड पैकेट भी इसी के साथ अगर ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तो ये सब भी जो है v वेलोसिटी से फूड पैकेट इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, इसी ऑर्बिट में इनके साथ ही रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो है कि सेम वेलोसिटी से रिवॉल्व करेंगे और वेलोसिटी जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी इनके मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे इन फूड पैकेट्स का भी जो भी मास होगा उन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है v0 इज इक्वल टू √g_me अपॉन re प्लस h। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है जिसमें कहीं पे भी ये जो मास है ये अर्थ का मास है
ये कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रेडियस अर्थ रेडियस, एच जो है वो हाइट है। तो केवल इन एच प्लस आर ई पे डिपेंड कर रहा है, वो भी 1/√। तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो फूड पैकेट है, फूड पैकेट will also revolve with satellite with same velocity। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफाइन द टर्म वेव मोशन। वेव मोशन को जो है कि डिफाइन करना है और 4 जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं वेव मोशन के। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वेव मोशन एक तरह का डिस्टरबेंस है। वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस and which transport the energy without any actual transfer of the medium of the particles of the medium। यानी जो है वेव मोशन क्या है? वेव मोशन it is a kind of disturbance। It is a kind of disturbance which transported energy without transferring of medium without transferring the particle of the medium without transferring the particles of the medium। इसमें वेव जो है कि जो भी वेव होता है वो एक तरह का जब डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो जो है कि ये इस तरह से ट्रेवल करता है। दूसरी बात, ये जो वेव है ये एक ट्रांसवर्स वेव है जिसमें वेलोसिटी ऑफ द वेव प्रोपोगेशन इधर है, जो पार्टिकल है वो यहाँ पे SHM करता है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स तो जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। It is a simple harmonic motion। It is a simple harmonic motion। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगर
मतलब जो है कि कैरेक्टरिस्टिक की, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि केवल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, इट ट्रांसपोर्ट एनर्जी ओनली, एनर्जी को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन बट नो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल मीडियम। तीसरा ये है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज डूइंग SHM, यानी जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, SHM करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेट्स अबाउट मीन पोजीशन। जो चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका वेव का, इसमें जो वेलोसिटी ऑफ द वेव जो है डिपेंड्स ऑन द मीडियम। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन द मीडियम। और ये किस वेव की बात हो रही है, ये केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वेलोसिटी है वेव की वो डिपेंड करेगी किस पे, मीडियम पे। तो ये आपके चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो है कि वेव मोशन है। तो वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसपोर्टेड द एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एन एप्पल ऑफ मास 0.25 kg falls from tree. What is the acceleration of the apple towards the earth? Also calculate the acceleration of the earth towards the apple. Mass of earth दिया हुआ है, radius of the earth दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दिया है। तो क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई ट्री है एप्पल का और यहाँ से एप्पल जो है गिरता है, ये है एप्पल। तो ये जो एप्पल जो है नीचे की तरफ गिरेगा और ये आपका अर्थ है जिसका मास m ही है और इस एप्पल का मास m है। इसका जो रेडियस है वो r ही है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब एप्पल ऊपर से गिरेगा, मास ऑफ एप्पल है और ये मास ऑफ अर्थ है। तो कह रहा है जब ये एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ कितना है और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द एप्पल कितना है। तो हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द अर्थ तो g होगा और ये एक्सेलरेशन टुवर्ड द अर्थ जो होगा
वो होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन टुवर्ड द अर्थ होता है, इस एक्सेलरेशन से जो है कि एप्पल जो है नीचे की तरफ गिर रहा होगा। तो अभी यहाँ पे अर्थ को एज अ सोर्स माना गया है, अर्थ को एज अ सोर्स माना गया है। अब ये कह रहा है कि जो एप्पल है, तो क्या एप्पल भी जो है अर्थ को खींच रहा होगा? अगर खींच रहा होगा तो किस एक्सेलरेशन से खींच रहा होगा? तो एक्सेलरेशन टुवर्ड द एप्पल जो हम लिखेंगे, तो वहाँ पे सोर्स एज ए मास ऑफ एप्पल लिखेंगे। तो जी मास ऑफ एप्पल और डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो आ जाती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मास ऑफ अर्थ जो है कि ये दिया हुआ था 5.983 × 10⁻24 kg, जबकि मास ऑफ एप्पल कितना है, हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 6.67 × 10⁻11 और मास ऑफ एप्पल कितना होगा 0.25 और डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा 6400, यानी 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। इनको जब अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। 6.67 × 0.25 और डिवाइडेड बाई 6.4 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन जा रही है कितनी, ये वैल्यू बन रही है आपकी 0.04071। अब पावर को कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर तो है 10⁻⁻11, नीचे 10⁻12 है, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻12 बन जाएगा। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट और इधर जो है पॉइंट को खिसका देते हैं 4.071, तो 2 माइनस में और पावर बढ़ जाएगा। तो ये था 23 और -10⁻25। तो इतना कम जो है ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द एप्पल ये बहुत कम है, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और ये कुछ है ही नहीं है, जीरो हो गया, ये जीरो के बराबर ही है। तो क्योंकि एक्सेलरेशन जो है कि एप्पल की तरफ भी होगा, लेकिन एप्पल की तरफ एक्सेलरेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से नेट जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की तरफ होता है, इसलिए जो है एप्पल नीचे गिरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है, हैज अ टाइम पीरियड t1 व्हेन ऑन द अर्थ सरफेस। जब ये अर्थ सरफेस पे है तो इसका टाइम पीरियड कितना है, t1 है। व्हेन एंड t2 व्हेन टेकन टू हाइट r above the earth surface where r is the radius of the earth। तो find the t2 by t1। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब पेंडुलम अर्थ सरफेस पे था तो उसका टाइम पीरियड था t1, और t1 जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√r e बाई, नॉट r e बाई, आप l रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L/G। L क्या है, उस पेंडुलम का लेंथ है, तो t1 ये है।
अब दूसरी चीज ये कह रहा है कि यहाँ पे G1 मान लेते हैं, G सरफेस पे है तो G1 मान लेते हैं, ठीक है। अब जब T2 जब R हाइट ऊपर चला जाता है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन, मान लिया वहाँ पे कितना है, G2। अब G1 और G2 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे हम रख लेंगे कि जो G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है G me अपॉन RE स्क्वायर। ये होगा जब अर्थ सरफेस की बात होगी, और जब G2 की बात होगी जब वो H हाइट ऊपर चला जा रहा है, G me अपॉन RE प्लस H का स्क्वायर। जब इस इक्वेशन को दोनों को डिवाइड करेंगे, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, T1 बाई T2 इज इक्वल टू, ये आपका 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, रूट में L से रूट में L कट जाएगा, बचेगा कितना कि G2 ऊपर चला जाएगा और G1 नीचे चला आएगा, ये बन गया। अब G2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे रूट में, तो G1 बाई G2 को निकालने के लिए यहीं से इक्वेशन में G2 बाई G1 कर दे रहे हैं, तो क्या बनेगा, G me अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई G me अपॉन RE का स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म यहाँ से कट गया, RE स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, RE स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा RE प्लस H का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, G2 बाई G1 की। अब इस G2 बाई G1 की जगह पे जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, RE स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर। दोनों होल स्क्वायर हैं तो बाहर जो है निकल जाएंगे RE। अच्छा, अब ये यहाँ से अगर हम RE कॉमन लें नीचे, तो नीचे बच जाएगा 1 प्लस RE तो कॉमन और H अपॉन RE, ये चीज़ बच गया, ये कट गया। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस H कितना है यहाँ पे, वेयर R इज द रेडियस और हाइट है H इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे लिख देंगे R बाई R और ये दोनों कट जाएंगे, 1 बन जाएंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन 2। ये T1 बाई T2 की वैल्यू है, T1 बाई T2 की वैल्यू। तो हमें पूछ रहा है कि T2 बाई T1 कितना होगा, T2 बाई T1, तो इसको भी उलट देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2। यानी जो पेंडुलम था जब R हाइट अर्थ सरफेस से ऊपर गया तो उसका टाइम पीरियड T2 था, और जब वो अर्थ सरफेस पे था तो उसका टाइम पीरियड T1 था। तो T2 बाई T1 का जो रेशियो है वो आपका ये आ जाता है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ mass 20,000 kg is blasted upwards with
an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust force of the blast. यानी कह रहे हैं, मान लिया कि ये एक रॉकेट था, ये एक रॉकेट है। तो जब रॉकेट जो है यहाँ पे जो ही इसके एक्सप्लोजिव होते हैं, जब ये ब्लास्ट करते हैं, तो ब्लास्ट जब करते हैं तो ये क्या है, नीचे की तरफ ये हाई वेलोसिटी से ये जो एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं वो नीचे आते हैं। नीचे आने की वजह से जब ये स्टार्टिंग में जब ये स्ट्राइक करते हैं तो इनको मिलता है एक रिएक्शन, और इस रिएक्शन से ये ऊपर की तरफ भागता है। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो इम्पैक्ट फोर्स है इसको कितना जो है कि मिलेगा। तो अब हम देख रहे हैं जो इम्पैक्ट फोर्स होगा वो इस रिएक्शन के बराबर ही होगा। तो अब ये जो कह रहा है कि जो ये रॉकेट है ये ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले इसका जो मास है m, ये कितना है 20,000 kg। अब ये 20,000 kg पे जो ग्रेविटेशनल वेट है इसका, जो उसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं तो इसका वेट तो नीचे काम करेगा 20,000 इंटू जी। अब जो रिएक्शन फोर्स है वो आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, और वो रिएक्शन फोर्स किसके बराबर है, एफ के बराबर, चूंकि एफ आर इज इक्वल टू कितना है, एफ के बराबर। उसी जो है कि रिएक्शन से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से। अब ये जो है कि ऊपर कितने से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। तो अगर यहाँ पे जो है कि नेट बॉडी ऊपर ही जा रही है अगर, तो अगर यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एफ नेट कितना है, एफ माइनस 20,000 इंटू जी इज इक्वल टू 20,000 मास हो गया ये, और इंटू एक्सेलरेशन। अब इनको जब बैलेंस करते हैं तो F इज इक्वल टू कितना होगा, 20,000 इंटू जी और प्लस 20,000 इंटू ए। तो 20,000 तो इसमें कॉमन है, और जी प्लस ए, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो जी प्लस ए, जी की वैल्यू अगर हम 10 ले रहे हैं या 10 9.81 होता है, और 5 और इसमें जोड़ दें, ए की वैल्यू 5 है, तो ये कितना हो गया 14.81 और इंटू 20,000। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसको चलिए निकालते हैं। तो F की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 14.81 इंटू 20,000, तो ये आ जाएगा आंसर, ये 296.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन, या लिख सकते हैं 296.2 किलो न्यूटन। ये जो है कि आपका थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 296.2 किलो न्यूटन। सो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन अर्थ सैटेलाइट
of mass 10 to the power 3 kg from circular orbit of radius 2r to that of radius 3r, given mass of the earth इतना है और रेडियस ऑफ अर्थ इतना है। कह रहा कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि जब रेडियस ऑफ रोटेशन, मान लिया ये अर्थ है जिसका रेडियस आर है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ से जब ये 2r की डिस्टेंस पे, यानी 2r की डिस्टेंस पे जब होगा तो इसका मतलब r की h की वैल्यू ये होगी, इसके बीच में ये रेडियस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ से कह रहा है कि जब ये 3r के रेडियस ऑफ रोटेशन में 3r के रेडियस ऑफ रोटेशन में जब ये रिवॉल्व करना शुरू कर देगा तो यहाँ तक भेजने में हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है 3r, तो अब यहाँ पे हम ये मान लें कि जब यहाँ पे है तो ये 3r है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी ये मान लिया U फाइनल है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मान लिया U इनिशियल है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगा वर्क डन जो होगा U, यहाँ पे लिख लें, जो एनर्जी हमें चाहिए वो चाहिए U2 माइनस U1। अब U2 माइनस U1 यहाँ पे जो कोई पॉइंट है जो जहाँ पे हमें चाहिए, अब किसको लेके जा रहे हैं, किसी एक सैटेलाइट्स को लेकर जा रहे होंगे, तो जिसका मास m था अभी। अब यहाँ पे जब हम U2 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे U इज इक्वल टू U2 लिखेंगे माइनस G m अपॉन कितना डिस्टेंस है 3 इंटू r, और माइनस U1 माइनस फार्मूले में है, और माइनस U1 को क्या लिखेंगे माइनस G m और कितने डिस्टेंस पे है 2r पे। इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस G m, तो G m अपॉन r कॉमन लेना, तो यहाँ पे बचा -1 अपॉन 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 अपॉन 2 बचा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बचेगा G m अपॉन r, और ये बच जाएगा, इनको सॉल्व करो, -1/3 प्लस 1 अपॉन 2, LCM 6 ले लिया तो 3 से 2 -2 हो गया, और 2 से 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/6। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी की और ज़रूरत पड़ी, कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, G m अपॉन 6 टाइम्स r। इतनी एनर्जी अगर और हम दे दें तो ये U1 से, यानी U1 कहाँ पे है, जब 2r के रेडियस ऑफ रोटेशन पे रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ से वो 3r के रेडियस ऑफ रोटेशन में पहुँच जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बस ये आंसर है इसका। यहाँ पे हम वैल्यू G दिया हुआ है
और जी नहीं भी दिया होगा तो जो है कि इनकी वैल्यू हम जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे सारी वैल्यू दी हुई हैं, यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब कैलकुलेट कर ही लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस डायग्राम को मिटाते हैं और फिर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, हमें निकालना है एनर्जी रिक्वायर्ड। तो जी की वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ रख दीजिए 5.98 इंटू 10⁻24 और मास ऑफ सैटेलाइट्स रख दीजिए 10⁻3 kg है, 10⁻3 kg। तो 10⁻3 kg अब डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। बस इसको सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका सबसे पहले डिजिट्स मल्टीप्लाई करते हैं। 6.67 इंटू 5.98 और डिवाइडेड बाई 6 और डिवाइडेड बाई 6.37। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आ रहा है ये आ रहा है कि 1.0436। और पावर को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर -11 है और ऊपर जो है 24 और 3 27 है। तो 27 माइनस 11 ये 16 बन गया और 16 में से जो अभी ये 6 जाएगा तो इंटू 10⁻10 बचेगा। तो इंटू 10⁻10 बचेगा और ये है क्या एनर्जी। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी जूल। तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब इसके जो है कि ये क्वेश्चंस हैं ये पार्ट ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग जो है कि 5-5 नंबर वाले और कुछ 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।